नमस्कार, प्राइम डिबेट में बहुत स्वागत है आपका। वसुंधरा राज्य सरकार ने आज स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान किए गए अपने सबसे पेचीदा वायदे को पूरा किया। ईपीसी और एसपीसी के लिए आरक्षण के लिए विधेयक आज पारित कर दिए गए विधानसभा में, और राजनीतिक और सामाजिक लिहाज से ये एक बड़ी घटना है। इस घटना का जो चतुर्भुज है उसके एक कोने पर सरकार है, सत्ता पक्ष के लोग हैं जिनका सीना फुला हुआ है, दूसरे कोने पर गुर्जर समाज के लोग हैं जिनके चेहरे पर कृतज्ञता का भाव है कहीं ना कहीं, तीसरे कोने पर ईपीसी के लोग हैं जिनके चेहरे पर कोई खास उत्साह दिखाई नहीं दे रहा। उत्साह की ये जो कमी है वो कहीं ना कहीं तार्किक भी है, क्योंकि संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। और चौथे कोने पर कांग्रेस खड़ी है जिसका चेहरा पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस के चेहरे पर किसी तरह का उत्साह या किसी तरह की नाराजगी, दोनों को ही साफ साफ तौर पर नहीं देखा जा सकता। कहीं ना कहीं पार्टी अपना स्टैंड इसमें क्लियर नहीं कर पा रही है। इस पर आज चर्चा करेंगे और मेरे साथ इस चर्चा में चार खास मेहमान शामिल हैं। कालूलाल गुर्जर हैं, आप सरकारी मुख्य सचेतक हैं। यशवर्धन सिंह हमारे साथ हैं, आप सामाजिक न्याय आंदोलन के प्रवक्ता हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास है, अक्सर आप इन्हें मेरे साथ डिबेट में देखते हैं, आप पूर्व विधायक हैं और कांग्रेस के प्रखर नेता हैं। हिम्मत सिंह गुर्जर हमारे साथ इस चर्चा में हैं, और हिम्मत सिंह गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता हैं, और गुर्जर आरक्षण का जो 7-8 साल का आंदोलन है उसके बदौलत एक जाना पहचाना चेहरा भी है। सबसे पहले प्रताप जी आपके पास आ रहा हूं, बधाई देंगे आप और धन्यवाद देंगे कालूलाल गुर्जर को? बधाई और धन्यवाद क्या देंगे, कांग्रेस पहले ये सब कुछ कर चुकी है, बीजेपी कर रही है। हम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग जिस मकसद से आरक्षण देते हैं इसमें कोई दो राय नहीं। गुर्जर समाज ने बहुत मन से, बड़ी बेबागी से, बड़ी मर्दानगी से आंदोलन किया, और आंदोलन के सामने घुटने टेक कर सरकार को फिर से बिल लाना पड़ा। ये बिल हम कांग्रेस सरकार के समय में ला चुके हैं, सब कुछ दे चुके हैं। और ये जो बात हो रही है ईबीसी की, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास की, उसमें आपने आज वापस एक दे दिया। ये अशोक गहलोत जी के टाइम पर बिल पास हो चुका है, पास होकर गवर्नर के साइन हो चुके हैं। तो क्या हमें, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, क्या हमें सच नहीं बोलना चाहिए? क्या सिर्फ हम झूठ के घोड़े पर सवार होकर ही राजनीति करेंगे? क्या हम समाज में हमेशा झूठा संदेश दिया करेंगे? कहीं विधानसभा में चर्चा हो तो सच पर भी होनी चाहिए। ये सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा नहीं है, लोगों के हार्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और हार्ट से जुड़े हुए मुद्दों पर यह तय करना पड़ेगा कि सिर्फ राजनीति से ही यह तय नहीं होगा, ये तय होगा सच बोलने से कि हमारा संविधान क्या कहता है, हम संविधान के दायरे में कितना आरक्षण दे सकते हैं, कितना आरक्षण नहीं दे सकते, खुलकर बैठ, इसमें कोई दोहराई नहीं। आज राजपूत ब्राह्मण बनिया, उनकी स्थिति बहुत खराब है, आर्थिक रूप से पिछड़े, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन सिर्फ राजनीति के लिए आप बिल पास करके उनको आरक्षण नहीं दे पाओगे। यदि आप आरक्षण नहीं दे पा रहे तो उसमें क्या कारण होंगे, कितनी कमी आएगी, वो भी बहस होनी चाहिए थी। आप जल्दीबाजी में भाग गए क्योंकि आपको विधानसभा में अब आप ये चार्ज करेंगे साहब विपक्ष नहीं चलने देना चाहता था, तो आप चलाते ना, विपक्ष से बैठकर बात करते। उस पर तो बाद में आएंगे प्रताप जी, इतना जल्दी आप भाग गए। लेकिन मैं आप राजनीति जो होती है उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो पहला सवाल तो ये बनता है कि 2008 में ये लेकर के आए उस प्रस्तावित बिल को जो अटक गया, वहां कहां राजनीति हुई, वो कैसे अटक गया और आपके टाइम पे कैसे साइन हो गया उस पर? उसमें कोई परिवर्तन तो किया नहीं गया था उसके खाके में, उसके मजमून में। देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं, ये आप मानकर चलिए गवर्नर के साइन होने के लिए अभी इनका बिल जाना बाकी है। ये सब काम अशोक गहलोत जी जब चीफ मिनिस्टर थे तब वो अपने टाइम पर कर चुके हैं। जब सामाजिक न्याय मंच का आंदोलन चला तब ईबीसी के लिए भी आरक्षण का प्रावधान हो चुका, ये सब बातें हो चुकी। अब ये बड़े बड़े जो कानून विधि है उनमें चर्चा चल रही कि कितनी बार बिल विधानसभा में लाए। एक बार बिल पास हो गया, उसके बाद आप दोबारा बिल लेकर आए, सिर्फ पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए आप बिल लाए या कुछ देना भी चाहते हैं? सच्चाई तब सामने आएगी जब किसी को कुछ मिलेगा, और मिल जाएगा तब हम मान लेंगे। लेकिन आज इस तरह के बिल पहले हम लोग पास कर चुके हैं, उसके बाद भी दिक्कतें आती क्यों नहीं मिलेगा? वो इसलिए नहीं मिलेगा कि ये सब प्रक्रिया कांग्रेस सरकार पहले अपना चुकी है। उसके बाद भी उसमें कहीं ना कहीं देश के संविधान के जो अभी संविधान कहता है उसके अनुसार आप विधानसभा लोकसभा जब तक इसमें क्लियर नहीं होगी, आज इनकी लोकसभा है, इनको लोकसभा में भी पास करवाना चाहिए सारा का सारा, तब जाकर स्थिति क्लियर होगी। ठीक है, तो आपने करके देखा, ये करना चाह रहे हैं? हमने तो किया ही ना, लागू भी किया, हमने तो सब कुछ किया, लेकिन लागू नहीं कर पाए ना। क्या करेंगे कालूलाल गुर्जर? देखिए, इन्होंने जो दो बातें बताई, सबसे पहले तो ये कि इन्होंने इसका प्रयोग किया या इन्होंने लागू किया, ये बिल्कुल गलत बात। हमने बिल पास किया था उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, राज्यपाल ने उस समय 2-3 महीने का, 2 महीने का टाइम था, उसमें साइन नहीं किए थे। बाद में आपने भी साइन नहीं किए, जब आपके खिलाफ भी आंदोलन हुआ और उग्र आंदोलन हुआ तब आपने उसको लागू किया। लागू होने के बाद कोर्ट में स्टे हो गया।
लेकिन अभी जो बिल लाया गया इसमें फर्क है। आप 5% का अलग से एक ऑर्डिनेंस लाए थे, बिल नहीं लाए थे, न आपने कोई कानून बनाया, न उसको कोई नवी अनुसूची में डालने का प्रयास किया, और न उसके अकॉर्डिंग जो है सारी व्यवस्थाएं की, न उनमें जो है ये इनको मालूम था कि ये कोर्ट में फिर जा सकते हैं, तो वहां पे न आपने कोई केवट लगाई, न वहां ढंग से पैरवी की। और मैं ये मानता हूँ कि अभी जो बिल हम लाए हैं ये बिल बिल्कुल सही है, पुख्ता है, और जातिगत आधार पर आरक्षण देने का संविधान में प्रावधान है। और मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाया गया ये बिल निश्चित रूप से अब जो कानून बना है ये लागू होगा। और चूंकि 4% का ही फर्क है, 1% तो हमको पहले मिल ही रहा है, 4% और 50% अब हो जाता है तो इसको नवी अनुसूची में डालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और हमने इसलिए इसको अलग बिल जो है मांग की थी गुर्जर समाज ने, तो अलग बिल सरकार लाई है। इसका मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से गुर्जरों को लाभ मिलेगा और ये लागू भी हो जाएगा। आपने जो कहा कि बहस नहीं की और भग गए, ये बिल्कुल गलत बात है। हमने विधानसभा चलाने के लिए जो प्रयास करना चाहिए था वो पूरा प्रयास किया। हमने आपसे बुला के चैम्बरों में बात की है, स्पीकर साहब के चैम्बर में भी आपके नेताओं को बुलाया है, वो अंदर आकर कहते हैं कि भाई हमारे पास तो इसके अलावा हम और कुछ कर नहीं सकते, हम तो लड़ ही करेंगे क्योंकि हमको ऊपर का निर्देश है। तो इनके तो केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि आपको विधानसभा नहीं चलने देना है, एक ही नारा लगाना, बस इस्तीफा इस्तीफा, इसके अलावा कुछ बोलना ही नहीं है, इसलिए आप नहीं चले। अब कोई सारे प्रयास करने के बाद भी सदन को नहीं चलने दे, उसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की नहीं है, विपक्ष की भी। सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की उतनी विपक्ष की भी होती है। तो आपने किसी भी, आप आते क्लीन एंड आते, आप बहस करते किसी भी मुद्दे पर, तो हम उसका जवाब देते और एक अच्छा वातावरण बनता, जनता में एक मैसेज जाता, जनता के सामने वास्तविकता आती। लेकिन आप नहीं लाए। जहां तक मैं मानता हूं कि ये फुल प्रूफ सिस्टम जो है बिल का है वो सही है और इससे गुर्जरों को जरूर आरक्षण मिलेगा। हिम्मत सिंह गुर्जर, आपने दोनों पार्टियों के नेताओं को सुना और तीसरी सबसे मजबूत पार्टी आप ही हैं, आपका समाज ही है इस मामले में, आपका समाज क्या मानता है? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद देंगे राजस्थान सरकार को, जो 2008 में जो गलती करी उस गलती को सुधार लिया। क्योंकि 2008 में 14% और 5% का जो बिल लाए थे उसके कारण जब देश के कई संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ था आर्थिक आधार का, वो हमारे ऊपर लाद के और एक मरी लाश को हमारे ऊपर ढोने का काम किया था। वो ये सरकार ने दोबारा से उस गलती को मान लिया और हमारी जो बात, हमने जो आंदोलन किया मई में, उस आंदोलन के दौरान हमने ये समझौता किया था कि हमें 5% अलग से आरक्षण चाहिए। 1% मिल रहा था, उसके बाद में समझौता, हम धन्यवाद देते हैं वसुंधरा जी को कि उस बात को इन्होंने लागू किया। उसके बाद में अब क्योंकि लागू होना है, जैसे प्रताप सिंह जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, जब तक हमें लाभ नहीं मिलेगा तब तक इस बिल लाने से नहीं लाने से वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक लोगों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। नवी अनुसूची में जाना भी बहुत लंबा टाइम है, नवी अनुसूची में जाएगा। गवर्नर साहब ने जैसे साइन नहीं किए 2008 में, अभी भी हो सकता है कि गवर्नर साहब साइन नहीं करें, तो ये गवर्नर साहब के साइन हो गए, जब लागू हो जाएगा तब हम मानेंगे कि हमारे साथ इन्होंने न्याय किया है। हम बिल लाने पे धन्यवाद देते हैं, इन्होंने जो हमसे वादा किया था उस वादे को निभाया है और हम आशा करते हैं कि दोबारा यदि हमें आंदोलन नहीं करना पड़े और इसके लिए दोबारा से हम रेल की पटरियों पर, सड़कों पर नहीं आए और राजस्थान के विकास में हमारे लोग भागीदार बने, और इसके लिए सरकार से आशा करते हैं। तो अब आप अगर पटरी पे आएंगे तो कहाँ की पटरी पे आएंगे? राजस्थान से तो चला गया विधेयक पास होकर। देखिए, राजस्थान देश तो है ना, देश भारत देश में रहते हैं, राजस्थान भी उसी देश में है और दोनों पे सरकार इनकी है। अब ये बहाना नहीं बना सकते कि हमारी सरकार नहीं थी, जैसे कांग्रेस ने बहाना बनाया कि आपने गलत विधेयक पास किया, और उस गलत विधेयक को ये भी सुधार सकते थे कांग्रेस वाले भी। कांग्रेस को 5 साल का टाइम मिला क्योंकि इंदिरा साहनी के केस में 50% से ऊपर विशेष परिस्थितियां बनती थी हमारे साथ, जब इन्होंने उसको ठीक किया। और अब जैसे इन्होंने कहा प्रताप सिंह जी ने कि नवंबर में हमने ऑर्डिनेंस लाए, उस ऑर्डिनेंस का केवल आधार यह था कि हमने ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट दी है। अब सरकार ने उस ओबीसी कमीशन को भी माना, हमारे साथ जो पहले चोपड़ा कमेटी की रिपोर्ट थी उसको माना, काका कालेलकर से हमारे साथ जो पिछड़े सबूत दिए गए उनको मान के दूसरा विधेयक लाए। यदि सरकार हमें केंद्र से भी नहीं, नवी अनुसूची में नहीं भेजेगी और नवी अनुसूची में नहीं डलता है तो ये विधेयक लागू भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 50 के ऊपर बड़ा कठिन काम है। जिस देश में जिस प्रकार माहौल बन रहा है देश में कि आर्थिक आधार का माहौल बनना चाहिए। चलिए, मैं जरा यशवर्धन जी को भी बातचीत में शामिल करूं। और आपने मरी लाश जिनको बताया कि हमारे ऊपर लाद दी गई, ईबीसी, उसके लिए, न्याय के लिए आप लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय आंदोलन के आप प्रवक्ता हैं।
ये जो दोनों विधेयक जा रहे हैं यशवर्धन जी, आपने अदालत के परिसर में लंबी लड़ाई लड़ी है, क्या लगता है किस तरह की पेचीदगियां सामने खड़ी हैं, हमारे किस तरह की चुनौतियां सामने खड़ी हैं? जेपी जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि राजस्थान विधानसभा में 200 विधायक 2008 में सर्वसम्मति से एक ऐसा बिल पास कर देते हैं जिसे संविधान, जिसकी आज्ञा संविधान नहीं देता, वो सर्वसम्मति से पास होता है। आज 2015 में दोबारा फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। मुझे ऐसी खबर मिली है कि राजगढ़ से बसपा विधायक मनोज नांगली ने इस चीज के ऊपर एक प्रश्न उठाया है, उसके अलावा 199 विधायकों ने इस बारे में कोई बात ही नहीं की। मैं आपको फिर बताता हूं कि ये दोनों के दोनों बिल वापस हाईकोर्ट में अटकेंगे। और जहां तक नवी अनुसूची का मामला है, नवी अनुसूची को 2007 में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हमारे परव्यू में है। अगर विशेष परिस्थिति नहीं साबित हो पाई तो ये दोनों के दोनों ही आरक्षण नहीं हो सकते। हम शुरू से ये कह रहे हैं कि जब तक संविधान संशोधन नहीं हो तब तक ये बिल राजस्थान विधानसभा कम से कम नहीं लेकर आए। संविधान संशोधन केंद्र का मामला है। केंद्र में जिस सबसे मुख्य बात पिछड़ेपन की आज तक यह है कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन ही पिछड़ेपन का आधार है। उसमें जब तक आप आर्थिक शब्द नहीं लगाओगे तब तक राजस्थान विधानसभा चाहे 10 बार ये बिल लेके आ जाए, ये लागू कभी नहीं हो सकता। तो ये पूरी तरह जनता के साथ धोखा देने वाली बात है। और खासकर मैं हिम्मत सिंह जी का धन्यवाद दूंगा, इन्होंने जिनको मरी लाश कहा, कम से कम कोई मानने तो लगा कि मरी लाश है। एसआर सिन्हो कमीशन जो है उसने मंडल कमीशन की तरह पूरे हिंदुस्तान का सर्वे किया और 6 करोड़ लोगों को उसने आर्थिक आधार पर बहुत पिछड़ा पाया। मगर 2010 की वो रिपोर्ट आज तक संसद में पेश नहीं की गई, आज तक उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं बनाया गया। तो ये हमारे साथ सरासर अन्याय हो रहा है और ये बिल्कुल मूर्ख बनाने की प्रक्रिया है और कुछ भी नहीं है। प्रताप जी, ये सवाल कहीं ना कहीं आप पर आकर ठहरता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कैबिनेट में फैसला किया कि इस बारे में संविधान संशोधन किए जाने की तरफ कदम बढ़ाए जाएंगे, तो सोनिया गांधी ने इसका स्वागत किया। उसके बाद सरकार आपकी आ गई, 2004 से 2009 तक आपकी सरकार रही, लेकिन आपकी सरकार की तरफ से, तत्कालीन केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरह के कदम इस मामले में नहीं उठाए गए। और जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि सिन्हो कमीशन, उसकी रिपोर्ट भी आई, लेकिन उसकी रिपोर्ट भी दाखिल दफ्तर हो गई। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, इस इश्यू को एक बात समझनी पड़ेगी। यशवर्धन जी ने बहुत अच्छी बात कही, ये पॉलिटिकली मोटिवेशन का मामला नहीं है। हम इसको वोट से जोड़कर देख रहे हैं, चाहे हमारी पार्टी हो चाहे इनकी पार्टी हो। हम क्या इस बीजेपी कांग्रेस के दायरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। इस देश को, इस देश की भावना को, इस देश की जनता को हम समझना नहीं चाहते। यदि कोई जातिगत रूप से पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो उसमें संसद में खुली बहस होनी चाहिए और न्यायपूर्ण तरीके से जो पूरे आंकड़े आ गए हैं कि यदि कोई गरीब है अब उसकी मदद कैसे होगी, उसको रिजर्वेशन कैसे मिलेगा, कोई सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ उसको रिजर्वेशन मिल रहा है तो उसको ठीक मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब आप जब इस मामले को लेकर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर बात करेंगे कि इससे मेरी कांग्रेस को फायदा हो जाएगा, इससे इनकी बीजेपी को फायदा हो जाएगा, अगले आदमी ने स्टडी की पूरी बात बता दी कि हाईकोर्ट में पिट जाएंगे। लेकिन ये बात हम विधानसभा में नहीं बोलेंगे। सच बोलना गुनाह है राजनीति में। यदि सच बोल देंगे तो हमारी सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी। लोग कह देंगे ये तो कांग्रेस और बीजेपी वाले एक जैसी भाषा करते। भाई, आप 2008 में बिल लिया है, 2-2, 3-3 बार बिल लिया है, चाहे वो कांग्रेस लाए चाहे बीजेपी लाए, लेकिन आप चाहते क्या है? बार बार बिल लाकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या मैसेज, पॉलिटिकली एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं कि भाई ठीक है, पॉलिटिकल हमने तो कर दिया, अब नहीं हुआ तो हम क्या करें? अरे ये जवाब नहीं है, ये झगड़े बढ़ाने का रास्ता है। आप खुलकर बात कीजिए, सच बताइए कि ये इस देश की संसद को तय करना है, संविधान संशोधन का काम उनका है। 2009 में आपने भी तो किया ना। लेकिन 2009 देखिए, हमारे पास तो पूरा मैंडेट नहीं था। अब दिल्ली में क्या हुआ मैं उस पर नहीं जाता, मैं कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं हूं, मैं खुल के बहुत बोलने की मेरी आदत है। मैं तो दोनों को कह रहा हूं ना, ये बहस कांग्रेस और बीजेपी को खुलकर करनी पड़ेगी संसद में। मानना पड़ेगा कि इसके रिप्रिकेशंस क्या क्या होंगे, रिजल्ट क्या आएंगे इसके, और इस देश में क्या स्थितियां डेवलप होगी, ये बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि हम इस देश को कौन से रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। बार बार हम जिस रास्ते पर चलकर तनाव की स्थिति पैदा कर रहे हैं और आप किसी बात को छेड़ रहे हैं बार बार। जब आपका बिल आ चुका तो उस पर डिस्कस होती कि भाई पहले बिल पास हो चुका है, विधानसभा में ये स्थितियां क्रिएट हुई थी, अब इसमें ये प्रॉब्लम आएगी, हम इसको ऐसे दूर कर सकते हैं। सच तो बोलिए, हम सच नहीं बोलना चाहते। प्रॉब्लम यहां पर है कि एनी हाउ मेरी कुर्सी सुरक्षित रहनी चाहिए, मेरा राज सुरक्षित रहना चाहिए, आंदोलन नहीं होना चाहिए, मेरे पास फेस सेविंग के लिए कोई ना कोई शब्द होने चाहिए। वो राज मेरा हो चाहे इनका हो। हम पॉलिटिकली मोटिवेशन से बाहर निकल के सच के घोड़े पर जब सवार होंगे तो असलियत सामने आएगी। सच का घोड़ा तब आएगा जब इस देश की भावनाओं को हम समझेंगे, इस देश की सच्चाई को समझेंगे, जातिगत दायरे को समझेंगे, तब सच्चाई सामने आएगी। बहुत बढ़िया। अब कालूलाल गुर्जर का सवाल वापस आता है। आपने कहा कि जब ये विधेयक आए तो इन पर चर्चा होनी चाहिए थी, इनमें जो खामियां हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। आप चर्चा से क्यों भागते रहे सदन में?
देखिए हमने तो न सदन नहीं, सवाल प्रताप जी से है। हाँ देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, ये जहां तक सदन का सवाल है, सदन में जितना बड़ा मैंडेट, आज मैं सदन में नहीं हूं लेकिन मेरे पास जो सूचना है, जितना बड़ा मैंडेट इनको मिला, उस मैंडेट के बाद ये खुद चर्चा तोड़ना करवाना चाहते हैं। ये तो किसी भी बात पर बात नहीं करना चाहते और ये कह रहे हैं कि ये तो अधिकार है, ये तो संवैधानिक अधिकार है, प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है। संवैधानिक अधिकार कौन मान रहा है? अंदर एमएलए पिट जाते हैं तो ये मानने को तैयार नहीं कि एमएलए पिट गया। जिस मैंडेट जो भारतीय जनता आपने इस मामले में कोई विधायक दल की बैठक की? सब जानते हैं। आपकी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष स्वयं गुर्जर हैं, इतना संवेदनशील मामला था, क्या विधायक दल की बैठक इस बारे में हुई? क्या आपने चर्चा में शामिल होने की कोशिश की? देखिए, जहां तक हमारे विधायक दल के उसका सचिन पायलट जी का सवाल है या अशोक गहलोत जी का सवाल है, कांग्रेस के पत्ते सब जानते हैं, पूरा गुर्जर समाज जानता है कि पूरी कांग्रेस पार्टी पहले ये सब काम कर चुकी है। जो ये सब काम अब कर रहे हैं, अब उसमें क्या खामी आ रही, क्या रुका, अब जब इनका रिजल्ट आएगा तब ये बात कर ले। हमने ही दिया है ये, आप ये जो आरक्षण मिला हुआ है ये हमारा ही दिया हुआ, चाहे 5 की जगह 1 मिल रहा हो, वो मिल तो रहा है, हमने दिया तो ही। हिम्मत सिंह जी बैठे बिल्कुल ही नहीं दिया, ऐसा नहीं है। ये तो अब करेंगे, हमारा तो रिजल्ट आ चुका है, इनका रिजल्ट आना बाकी है। चर्चा पर बड़ी बातें कर रहे हैं, चर्चा में क्यों नहीं शामिल हुए आप? उसी सवाल पर आइए, चर्चा में क्यों नहीं शामिल हुए आप? और जहां तक चर्चा का सवाल है, कांग्रेस पार्टी चर्चा के लिए हमेशा तैयार रही है, चर्चा करना चाहती थी। आज ये आनंद फानन में बिल लाकर ये भाग गए विधानसभा स्पीकर। ये तो इनके हाथ में, अध्यक्ष इनका मैंडेट, इनका पूरा बहुमत इनके साथ है। हमारे तो 21 एमएलए, 23 एमएलए हैं, 23 या 24 एमएलए, हमारे तो 24 एमएलए है। 24 एमएलए में कौन सुनने के लिए तैयार हो रहा है? वह एक साथ खड़े होकर इतनी बड़ी तादाद में एमएलए आते हैं। आपने 4 दिन तो ठप करवा दिया काम और आप कह रहे हैं 24 एमएलए कौन सुनता है? बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात यह है, कराने से नहीं, जब कोई जवाब ही नहीं देगा, है प्रताप जी, हमारे ठप कराने से विधानसभा जो दृश्य मैंने वहां देखा, बीजेपी चाहती यही थी और बीजेपी ने कर दिया। ठीक है, दृश्य जो वहां मैंने देखा वो ये था कि वेल में कांग्रेस के विधायक उस वक्त नारेबाजी कर रहे थे जब ये बिल पेश किया जा रहा था, और 5 जो विधायक आपके उनमें से गुर्जर समाज से हैं, उनका चेहरा बड़ा दिलचस्प था, उनके चेहरे के भाव बड़े दिलचस्प थे। वो क्या करें, कम से कम वो इतना तो कर रहे थे कि जो विरोध में नारेबाजी की जा रही थी उसमें वो शामिल नहीं थे। इस बिल के विरोध में कांग्रेस नारेबाजी नहीं कर रही थी। कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस में कोई नारेबाजी नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वेल में जाकर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, नहीं, विरोध प्रदर्शन अलग इश्यूज को लेकर चल रहा था। ये तो अरे कमाल कर रहे हो साहब, खानों में चोरी कर लेंगे, पैसे खा जाएंगे, बोले नहीं तो डर लगता है बीजेपी सरकार से, कोई किसी का मुंह बंद कर देगी, ताला लगा देगी। चोरी करेंगे तो बोलेंगे। अभी खानों के आवंटन का घोटाला हुआ है तो हंगामा, इन्होंने सिंघवी को अरेस्ट कर लिया, तो यही तो कह रहे हैं कि भाई सिंघवी साहब ने जो खाने आवंटित किए हैं, आपने उनको अरेस्ट कर लिया, तुम खानों को तो रद्द कर दो। अब तो उनकी वो खाने भी तो रद्द करो, जब सिंघवी अरेस्ट हो गया, खाने रद्द कर दो, नीलामी करा दो। प्रताप जी, मेरी हैरानी सिर्फ इस बात को थी, और ये प्रताप सिंह खाचरियावास से व्यक्तिगत बात नहीं है, मेरी हैरानी इस बात को लेकर थी कि 2008 में जब विधेयक आया, जिसके लिए आपने भी कहा, जिसके लिए हिम्मत सिंह गुर्जर ने भी कहा और यशवर्धन सिंह जी ने भी कहा कि उसमें ज्यादा खामियां थी, और करुलाल गुर्जर भी कहीं ना कहीं इसको स्वीकार करते हैं, तब तो आप सहमत थे, पूरे 200 विधायकों का उसको समर्थन हासिल था। और अब अपेक्षाकृत कुछ खामियों को दूर करके जब ये विधेयक लाया गया, तब इसका विरोध हो रहा है, या कम से कम इसका समर्थन तो नहीं हो रहा है। इस बिल का विरोध नहीं हो रहा, हम इस बिल के पक्ष में, पूरी कांग्रेस पार्टी इस बिल के पक्ष में थी। किसी ने तो मतलब अब मेरा पहला सवाल जो आपसे था उसका जवाब मिल गया, यानी आप सरकार को शुक्रिया बोलते हैं इसके लिए? नहीं, शुक्रिया सरकार को बोलने की जरूरत नहीं है, सरकार तो पूरा बहुमत है, सरकार के हमारा वाला बिल तो लेकर आई है, चलिए ठीक है, कमियां रह गई वही तो सुधार किया। नहीं, शुक्रिया दे कहे ना, हम जो बिल ला चुके हैं, हम दे चुके हैं, उसमें आप इनको क्या शुक्रिया दें, हम तो ला चुके हैं पहले। अब आगे की बात करते हैं। कालूलाल गुर्जर साहब, आपने यहां तो ले आए आप विधेयक, और शुक्रिया, चलिए मन से बेमन से, अंदर से बाहर से आपको बाय एंड लार्ज मिल रहा है, लेकिन आगे की जो लड़ाई है आपकी आसान नहीं है। इस बात को आप भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, और जानते हैं तो मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए, लड़ाई का जहाँ तक सवाल है, ये बात सच है कि जब तक लागू नहीं होगा तब तक उसमें कई प्रकार की शंकाएं और कई प्रकार की बातें सामने आती है, परंतु हमारा विश्वास ये है कि हमने इसको नवी अनुसूची में डालने का संकल्प भी पारित कर लिया। ये आपका संकल्प है? हाँ, ये हमारा संकल्प है। राजस्थान सरकार, राजस्थान विधानसभा का संकल्प है, राजस्थान और संसद का संकल्प इसलिए नहीं आएगा, इसलिए आना मुश्किल है, नहीं आएगा तो नहीं कहा जा सकता, कि आरएसएस के सर कार्यवाह मोहन भागवत ने अभी जो बोला है उसको आप खारिज नहीं कर सकते। कर सकते हैं? बोलिए। नहीं, खारिज नहीं कर तो सकते। हमने तो, हमारी पार्टी ने तो खारिज किया है। नहीं कर सकते, पार्टी ने तो किया। पाटीदार आंदोलन गुजरात में जो रहा है, हिम्मत सिंह जी मेहरबानी करके दर्शकों से मुखातिब होइए। गुजरात में जो कुछ चल रहा है इस वक्त, और गुजरात से आरक्षण का जो मामला है वो फिर से एक बार बहुत जबरदस्त तरीके से प्रासंगिक हो गया है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है, प्रताप जी और आप सभी मेरे साथ जो पैनल में शामिल हैं, इस बात को मानेंगे कि सोशल मीडिया जैसा जो मजबूत प्लेटफॉर्म मिल गया है,
उसके बाद ईबीसी की जो मरी लाशें हैं उनको भी कहीं ना कहीं बोलने का और अपने विचार शेयर करने का एक मौका मिल गया है। यशवर्धन सिंह, मेरे ख्याल में मैं ठीक बोल रहा हूं? जी बिल्कुल। तो क्या ऐसे में यह संभव होगा, केंद्र सरकार के लिए यह आसान होगा कि इस तमाम माहौल के बीच आरक्षण की दिशा में एक कदम और बढ़ाकर एक नई मुसीबत मोल ले लें? देखिए, जैसे आपने पाटीदार आंदोलन के बारे में बताया, इसमें सबसे बड़ी विसंगति यह है कि 93 में जो आरक्षण लागू हुआ उसको 2003 में रिव्यू होना चाहिए था। 2003, 2004, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15 कभी आप रिव्यू नहीं कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी जातियां जो बाहर रह गई थी, उनको ये लगता है कि अगर हम एक बार उस क्लब में शामिल हो जाएं तो अब भी हम हमेशा के लिए उसमें स्थापित हो जाएंगे। ये आंदोलन जो बार बार, जैसे 72 गुजर जो राजस्थान में मारे गए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, वो केवल इस कारण थी कि गुजरों को ऐसा लगा कि जो समृद्धशाली जातियां जो धोखे से अंदर घुस गई हैं, ये कभी भी ओबीसी से बाहर नहीं निकलेंगे, इसलिए इन लोगों ने एसबीसी की डिमांड चालू की। ईबीसी की जहां तक बात है, आर्थिक रूप से आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आवाज यह है कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए। आरक्षण का आधार आर्थिक हो तो न्याय मिल सकता है। हम उसी बात के बारे में बात कर रहे हैं कि जब एक कमीशन पूरे हिंदुस्तान का सर्वे कर चुका, हर चीज के बारे में डेटा गैदर कर चुका, तो आप उस रिपोर्ट को पब्लिक क्यों नहीं करते हैं? पब्लिक नहीं करने का कारण क्या? आज 5 साल हो गए आज इस रिपोर्ट को आए हुए। 6 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, आप उनको केवल जाति के आधार पर एक्सक्लूड कर रहे हैं कि साहब इनके पुरखे समृद्धशाली थे इसलिए आप इनको आरक्षण नहीं देंगे। तो जब रिपोर्ट आ चुकी, जब सारी बात हो चुकी, जब आपने 2-2 बार अपनी मंशा राजस्थान विधानसभा में पूरी कर दी कि हम आर्थिक रूप से आरक्षण के पक्ष में हैं, तो आप उसको लागू करने की बात कीजिए। हम लगातार प्रतिवेदन दे रहे हैं कि बिना संविधान संशोधन किए राजस्थान विधानसभा कुछ नहीं कर सकती। मगर आश्चर्यजनक बात यह है कि राजस्थान विधानसभा में आप, जैसे आप बैठे हैं, आप पहले बैठे थे, आपके वक्त तो खैर वो नहीं आया था, 2008 में आपने यूनानिमसली एक मत होकर उसको पारित कर दिया। एक भी कांग्रेस का विधायक उस वक्त क्यों नहीं बोला कि साहब ये गलत है, ये संविधान के खिलाफ है? क्या मानने लायक बात है कि 200 के 200 विधायक जो बहुत समझदार लोग होते हैं, किसी को इस बात का बारे में मालूम नहीं था? ऐसा नहीं है साहब, ये केवल वोटों की राजनीति कर रहे हैं। आज ये फिर बरगलाने की राजनीति कर रहे हैं और हम पूरे राजस्थान में घूमकर इस चोरी और ये जो हमारे साथ ठगी हो रही है, इसको हम एक्सपोज करेंगे। प्रताप जी, आप हमेशा कांग्रेस बीजेपी से उठकर बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक नागरिक के तौर पर ही सवाल कर रहा हूं और एक जागरूक नागरिक के तौर पर सवाल कर रहा हूं कि क्या इस वक्त, चाहे आप पाटीदार आंदोलन के नुक्ते नजर देख लीजिए, चाहे अभी राजस्थान विधानसभा से जो 2 विधेयक पास हुए हैं इसके नुक्ते नजर से देख लीजिए, चाहे तमाम जो खतो किताबत हो रही है सोशल मीडिया पर उसके नुक्ते नजर से देख लीजिए, क्या ये सही समय नहीं है आरक्षण पर एक ऐसी बहस करने का जो निर्णायक बहस हो और अंतिम बहस हो और सर्वमान्य उसका नतीजा निकले? देखिए, ये बात ठीक कही आपने, बहुत जोरदार सवाल उठाया कि पूरे देश में जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है, हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तेजी से बढ़ती आबादी। आबादी बढ़ने के साथ साथ पूरे संसाधन फेल हो रहे हैं, संसाधन फेल होने के साथ साथ रोजगार के अवसर समाप्त हो रहे हैं। और जब रोजगार के अवसर समाप्त हो रहे हैं तो हर जाति, हर वर्ग ये चाहता है कि मुझे कहीं ना कहीं रिजर्वेशन मिले और रिजर्वेशन मेरा अधिकार है। और ये आवाज जब पूरे देश में उठने लगी है तो लोकसभा में पूरी चर्चा की जरूरत है, तय करने की जरूरत है कि हम बार बार इस मामले को छेड़ते हैं तो छेड़ने के बाद रिजल्ट क्या आएंगे। आज मान लीजिए इन्होंने मामला छेड़ दिया, आप इनसे पूछो आपने नए आंकड़े क्या जोड़े, वो का वो बिल, उसमें ही आप नए सिरे से वापस उसको पास कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं होगा। इससे आप मैसेज दे सकते हैं, हम पॉलिटिकल मोटिवेशन से पॉलिटिकली एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं, लेकिन उसका कितना अच्छा रिजल्ट आएगा, वो लागू होगा या नहीं होगा। आज आप क्या समझते हैं, लोकसभा जो पूरे देश में हंगामा हो रहा है उसमें लोकसभा इनकी बात सुन लेगी? इनकी पार्टी की सरकार है तो क्या हुआ, इनकी स्थिति क्या बनेगी जब ये लोकसभा में लेकर जाएंगे, लोकसभा नेताओं के पास जाएंगे? आज कोई भी नया पिटारा खोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी ये जानती है कि यदि नया पिटारा हमने खोल दिया तो नया झगड़ा शुरू हो जाएगा, और नया झगड़ा शुरू हो जाएगा तो उसको निपटेंगे कैसे? आज सिचुएशन ये कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों के फ्यूचर से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में जो भी काम हो लोगों को विश्वास में लेकर और सच्चाई के साथ होना चाहिए, जिसका लगे लोगों को कि ये सच के साथ करना चाहते हैं। फिर आप जब डिस्कस हो तो लोकसभा में खुलकर बात होनी चाहिए। और इस पर जहां तक चर्चा की बात है, मैं इतना कहूंगा, बार बार छेड़ाछाड़ी करना, बार बार पहले आप किसी को अधिकार देते हैं फिर उसको अधिकार से वंचित करते हैं, ये भी एक झगड़ा क्रिएशन का रास्ता बनता है। इसलिए जरूरत है कि इसपे जो भी रास्ता निकले प्यार प्रेम से निकले, बैठकर निकले और बेवजह छेड़ाछाड़ी नहीं हो। बिल्कुल ठीक बात है। और कहीं ना कहीं ये बात सच है, इसको अंतर्मन से सभी स्वीकार करते हैं कि समय ऐसा आ गया है जब या तो आरक्षण का पुनर्वर्गीकरण हो और वो सर्वमान्य हो, या फिर आरक्षण की व्यवस्था पर, आरक्षण का जो विशेषाधिकार है उस पर एक बार लंबी और सार्थक बहस किए जाने की
अब जरूरत इस पूरे देश को महसूस हो रही है। आप सभी मेहमानों को इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।